नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र राउंडअप और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं लोकतंत्र राउंडअप की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। गुजरात यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का किया उद्घाटन। संबोधन में कहा, मानव संसाधन की किसी भी राज्य के आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका। वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भव अभियान का किया शुभारंभ। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स की पुनर्निर्मित लाइब्रेरी के उद्घाटन पर उपराष्ट्रपति का संबोधन। कहा, वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते कद से लोगों को करें जागरूक। देश की छवि खराब करने वालों के प्रयासों को बेअसर करने की दी सलाह। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दौरे पर कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास। संबोधन में कहा, किसी भी देश के विकास के लिए शासन का पारदर्शी होना जरूरी। सबका साथ सबका विकास ने दिखाई पूरी दुनिया को राह। लोकसभा अध्यक्ष की पहल पर संसदीय क्षेत्र कोटा में सुपोषण अभियान का आयोजन। कुपोषण मुक्त भारत बनाने के उद्देश्य से गर्भवती महिलाओं को 9 माह तक दी जाएगी पोषण किट। 14 सितंबर को देश भर में मनाया गया हिंदी दिवस। प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि हिंदी राष्ट्रीय एकता और सद्भावना को करती है मजबूत। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बापू ने हिंदी को बताया जनमानस की भाषा। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया, साथ ही गुजरात विधानसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का मकसद सदन के कामकाज को कागज रहित बनाना है। राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि इस परियोजना से विधानसभा के कामकाज में पारदर्शिता आएगी और सदन के सदस्य संसद और देश की अन्य विधानसभाओं के उत्कृष्ट व्यवहारों से सीख ले सकते हैं। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया। संबोधन में कहा कि इस अभियान का लक्ष्य देश के अंतिम पंक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना है और ये हम सभी के प्रयासों से ही संभव है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहीं। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया और गुजरात विधानसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वर्ष 1960 में गुजरात राज्य के गठन के बाद से गुजरात विधानसभा ने हमेशा से ही समाज के हित में काम किया और कई सराहनीय कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि ई विधान का शुभारंभ एक महत्वपूर्ण कदम है जो सदन को डिजिटल सदन में बदलेगा। जब वर्ष 1960 में गुजरात राज्य की स्थापना हुई, उसके बाद से इस विधानसभा ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस सदन ने हमेशा समाज के हित में कार्य किया है। समय समय पर इस विधानसभा ने अनेक सराहनीय कदम उठाए हैं। गुजरात पंचायत विधेयक 1961, गुजरात अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1961 ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगतिशील व्यवस्था स्थापित की है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के जरिए ये विधानसभा एक डिजिटल हाउस में बदल जाएगी। इस एप्लीकेशन के जरिए इस सदन के सदस्य देश के सदन और अन्य विधानसभाओं और विधान परिषदों के बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख सकते हैं, उन्हें अपना सकते हैं। अपने आप से ये एक अत्यंत प्रगतिशील परिवर्तन है। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर के राजभवन से आयुष्मान भव अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष्मान भव अभियान का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक गांव को इसमें शामिल करना है। कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे तथा कोई भी गांव पीछे न छूटे, यानी 100% लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके। ये लक्ष्य सही अर्थ में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारे देश को सफल बनाएगा। हमारी परंपरा में एक बहुत अच्छी प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनो, अर्थात सर्वे संतु नरमाय, अर्थात सभी लोग रोग मुक्त हो, यानी स्वस्थ रहे। प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा और प्रत्येक परिवार स्वस्थ रहेगा तो
स्वस्थ भारत का निर्माण का संकल्प सिद्ध हो पाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति ने दिल्ली में इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स की पुनर्निर्मित लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान शोधकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत आज इतिहास के एक निर्णायक क्षण में है, इसीलिए राष्ट्र की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों की परिषद की अहम भूमिका है, क्योंकि यह संस्था देश में रह रहे विदेशी नागरिकों और विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एक खिड़की के समान है। उपराष्ट्रपति ने ICWA के शोधार्थियों से भारत की छवि को धूमिल करने वाली खबरों का विश्लेषण करने की सलाह दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में ICWA यानी इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स की रेनोवेटेड लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने भारतीय विश्व मामलों की परिषद की पुनर्निर्मित लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ICWA के अनुसंधान विद्वानों से भारत के बारे में समय समय पर फैलाई जाने वाली गलत खबरों का मुकाबला करने में आगे आने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि केवल हमारे संवैधानिक संस्थानों को कलंकित करने, धूमिल करने, अपमानित करने और नष्ट करने के लिए बनाई गई ऐसी रणनीति को बेअसर करने की जरूरत है। You are the most impactful ambassadors of this country. For example, let me tell you, we have to be on caution. कुछ लोगों का भारत में विकास को देखते हुए हाजमा गड़बड़ हो जाता है। जब यहाँ दाल नहीं गलती है तो you can go to Europe, you can go to UK. There will be some takers always. Because when rise of this country home to 1/6 of humanity is phenomenal and imaginable, a destination, global destination of investment and opportunity, so we must neutralize them. और आपका रोल काफ़ी है in neutralizing such crafted strategy only to taint, tarnish, demean, and I may go to saying decimate our constitutional institutions. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के दौरे पर बीना में 50,700 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और राज्य भर में 10 नई औद्योगिक परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं मध्य प्रदेश के लिए हमारे संकल्पों की विशालता का संकेत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बीना में 50,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्र के विकास को नई ऊर्जा देंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इन परियोजनाओं पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जो देश के कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। ये परियोजनाएं इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा देगी। इन परियोजनाओं पर केंद्र सरकार 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है। हमारे देश के बहुत सारे राज्यों का पूरे साल का बजट भी इतना नहीं होता है जितना आज एक ही कार्यक्रम के लिए भारत सरकार लगा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के जोबनेर में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के 11वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कृषि क्षेत्र में अनुसंधान की आवश्यकता पर बल दिया। उपराष्ट्रपति ने नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए कहा कि व्यापक मंथन के बाद तैयार की गई इस नीति से स्थिति में बदलाव आएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के जोबनेर में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के 11वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की।
इस दौरान उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय में आयोजित कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विश्वविद्यालय की नई वेबसाइट को लॉन्च किया। छात्र समूह और शिक्षकों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में पहले शिक्षा और स्वास्थ्य को व्यवसाय नहीं माना जाता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। उपराष्ट्रपति ने नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए कहा कि व्यापक मंथन के बाद तैयार की गई इस नीति से स्थिति में बदलाव आएगा। प्राचीन भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यापार नहीं था। लोग धर्मशाला बनाते थे, लोग स्कूल बनाते थे। आजादी के बाद भी बड़े औद्योगिक घरानों ने यही काम किया। अब यह व्यवसाय बन गया है। शिक्षा का व्यवसायीकरण कभी भी समाज के हित में नहीं हो सकता, और मैं मानकर चलता हूं कि अब इसमें बड़ा बदलाव आ रहा है। जो नई शिक्षा नीति आई है, 3 दशक के बाद आई है, व्यापक स्तर पर मंथन हुआ है, चिंतन हुआ है, और उसी का नतीजा है कि मेरे सामने मैं उन बच्चे और बच्चियों को देख रहा हूं जो भारत के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़, शिक्षकगण, छात्र और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में बांध सुरक्षा पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में जल प्रबंधन की जड़ें सदियों पुरानी हैं और भारत की सभ्यता में जल प्रबंधन के कई उदाहरण मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति ने राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के विवादों के समाधान पर भी जोर दिया। साथ ही जल प्रबंधन में हर नागरिक की भागीदारी का सुझाव दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में बांध सुरक्षा पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि बांधों की सुरक्षा राष्ट्र की समृद्धि को सुनिश्चित करती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये बांध ऐतिहासिक रूप से पूरी दुनिया में सामाजिक और आर्थिक समृद्धि का केंद्र बिंदु है। बांध मानवता के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बांध समाज के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं, जिससे कि सिंचाई होती है, अनाज उगता है और पूरी मानवता का पेट भरता है। Dams, if we look at it from a different perspective, are concrete and steel structures, but they are much beyond. Dams are monuments to human ingenuity, perseverance and the spirit of cooperation. Historical aspect is that these have been central to economic, social, environmental development of nations across the globe. कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। तो कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में 59 देशों के प्रख्यात वैज्ञानिक और किसान शामिल हुए। राष्ट्रपति ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, इसीलिए उनके अधिकार की रक्षा करना और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाना हमारी जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में 59 देशों के प्रख्यात वैज्ञानिक और किसान शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया का कृषक समुदाय फसल विविधता का सच्चा संरक्षक है। उन्होंने कहा कि हमारे किसानों ने कड़ी मेहनत और उद्यमिता से पौधों की स्थानीय किस्मों का संरक्षण किया है, जंगली पौधों को घरेलू और उपयोगी बनाया है। As you all know, agriculture is the first vocation known to humankind, and it thrived on agrobiodiversity that Mother Nature has given us. The farming fraternity of the world is its foremost conserver.
you are the true guardians of crop diversity. Though I know that we have lost many plants and species, we all must appreciate your endeavor to protect and revive many varieties of plants and species whose existence is crucial to all of us. बता दें कि संगोष्ठी का आयोजन खाद्य और कृषि संगठन रोम के खाद्य और कृषि पादप आनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के सचिवालय द्वारा किया गया। बढ़ते आगे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भरतपुर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सरसों अनुसंधान निदेशालय पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों के साथ संवाद किया। उपराष्ट्रपति ने कृषि वैज्ञानिकों से अनुसंधान को बढ़ावा देने का सुझाव दिया, जिससे कि किसानों को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाया जा सके। राजस्थान यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भरतपुर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सरसों अनुसंधान निदेशालय का दौरा किया। उपराष्ट्रपति ने सरसों अनुसंधान निदेशालय के कृषि वैज्ञानिकों के साथ संवाद किया। उपराष्ट्रपति ने कृषि वैज्ञानिकों से अनुसंधान को बढ़ावा देने का आग्रह किया, ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमें नवाचार के लिए लीक से हटकर सोचना पड़ेगा, तभी इसके अद्भुत परिणाम निकलेंगे। In September 2022, India became the 5th largest economy in the globe. 5th largest. और कहते हैं सोने में सुहागा। हमने किन को पछाड़ा? जिन्होंने हम पर सदियों तक राज किया। And I can tell you friends, by turn of this decade, इस दशक के अंत तक, भारत will be the 3rd largest global economy. इसमें किसान का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी इकोनॉमी में किसान का योगदान गुणात्मक तभी बढ़ेगा जब आप जैसी संस्थाएं अपना कार्य भविष्य को देखकर करेंगे। मिलेट वर्ष का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को भी मोटे अनाज से बने व्यंजन परोसता है, और ये वास्तव में कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए बड़ी उपलब्धि है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ को कहा कि मिलेट को इंटरनेशनल ईयर किया जाए। सो व्हेन इंटरनेशनल मिलेट ईयर वाज डिक्लेयर्ड by the support of several countries, तो संसद के अंदर एक लंच हुआ, and that lunch, the total content was millet oriented. आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसके क्या मायने निकले। It was a rare promotion. और मिलेट की वैल्यू हमें पता लगी, मिलेट का इकोनॉमी में क्या योगदान है ये पता लगा, और इससे पहले कभी सोच गया नहीं था। बट इट वॉज अ वेरी सेटिस्फाइंग, अ ग्लोरियस मोमेंट। जब G20 का हम भोजन कर रहे थे, मैं और डॉक्टर सुदेश धनखड़ और G21 के नेता थे। दैट वॉज मिलेट ओरिएंटेड। कार्यक्रम के दौरान ICAR सरसों अनुसंधान निदेशालय के डायरेक्टर, वैज्ञानिक और स्टाफ सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बढ़ते आगे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान यात्रा के दौरान भरतपुर बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में शिरकत की। यह समारोह महाराजा सूरजमल बार सभागार में आयोजित किया गया। वकीलों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रजातंत्र की रक्षा में और कानून का राज स्थापित करने में वकील समुदाय की सशक्त भूमिका है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय दंड संहिता अंग्रेजों की विरासत है। सरकार इसमें बदलाव कर न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाएगी। नए कानून नए भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान यात्रा के दौरान भरतपुर में श्री लक्ष्मण जी महाराज के मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी उनके साथ मौजूद थी।
इसके बाद उपराष्ट्रपति ने भरतपुर बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में शिरकत की। ये समारोह महाराजा सूरजमल बार सभागार में आयोजित किया गया। अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रजातंत्र की रक्षा में और कानून का राज स्थापित करने में वकील समुदाय की सशक्त भूमिका है। उपराष्ट्रपति ने वकीलों से कहा कि वे संकल्प लें कि वे अपने देश का हित बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और स्वस्थ प्रजातांत्रिक व्यवस्था देश में पनपे, इस दिशा में प्रयासरत रहेंगे। माय डियर यंग फ्रेंड्स, जो सामने बुजुर्ग बैठे हैं, हम लोगों ने वकालत की थी तब मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, टाइपराइटर भी इलेक्ट्रॉनिक नहीं था। हम कहां से कहां आ गए। इस पूरे मामले में वकील समुदाय की भूमिका मैं सबसे सशक्त मानता हूं। प्रजातंत्र को जिंदा रखने में, समाज में स्टेबिलिटी लाने में, कानून का राज प्रसारित करने में वकील की जो भूमिका है वो समाज के किसी वर्ग की नहीं है। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, आप पिछले कुछ महीनों के फैसले देख लीजिए, दुनिया में नाम कमाने वाले फैसले दिए हैं। वी हैव अ रोबस्ट जुडिशियल सिस्टम। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान सरकार के मंत्री सुभाष गर्ग, भरतपुर की सांसद रंजीता कोली, भरतपुर के जिला प्रमुख, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, पदाधिकारी, वकील और न्यायिक कर्मचारी मौजूद थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस दशक के अंत तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। ये बात उन्होंने भरतपुर में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कही। उपराष्ट्रपति ने छात्रों से कहा कि जीवन में कभी भी तनाव न ले, तनाव मुक्त रहें। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से देश में व्यापक बदलाव आएगा। उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा कि हम इस महान देश के नागरिक हैं। हमारी सभ्यता 5000 वर्ष से भी पुरानी है। हम वहां पहुंच चुके हैं जहां दुनिया हमारा लोहा मान रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भरतपुर में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं से संवाद किया। छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि जीवन में कभी भी तनाव न ले, तनाव मुक्त रहें और दुनिया में ऐसी कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुई जिसके मार्ग में असफलताएं नहीं आई हो। एजुकेशन से बड़ा कोई हथियार नहीं है जो समाज को बदल सके सकारात्मक रूप से। एजुकेशन is the most impactful, effective, transformational mechanism to effect positive change in the society. तो मेरा आपसे आग्रह है, particularly to boys and girls, don't be under tension, don't be under stress. फेलियर से कभी मत डरो। फियर ऑफ फेलियर आपकी जिंदगी के साथ बड़ा अन्याय करती है। दुनिया के अंदर कोई ऐसी बड़ी न तो इन्वेंशन हुई है न डिस्कवरी हुई है जिसमें मल्टीपल फेलियर न हुए हों। चांद पर भी आदमी पहुंचा तो पहली बार नहीं पहुंचा। उपराष्ट्रपति ने G20 शिखर सम्मेलन का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि हमने वह देखा जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है और हमारे संसाधन बढ़े हैं, हमारी सुविधाएं भी बढ़ी हैं। भारत तो आज के दिन इतना बदल चुका है कि दुनिया के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट का, अपॉर्चुनिटी का। ऐसी परिस्थिति में आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे देश में रह रहे हैं जिस देश की इज्जत आज हर दुनिया का देश करता है। और G20 में आपने देखा होगा दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने क्या नहीं कहा भारत के लिए। उन्होंने कहा हमने वो देखा जिसकी कल्पना नहीं की। हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारे संसाधन बढ़ रहे हैं, हमारी फैसिलिटीज बढ़ रही हैं। ऐसा पहले नहीं था। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र छात्राएं और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे।
बढ़ते आगे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर उनके संसदीय क्षेत्र कोटा में सुपोषण माह अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत कोटा के सुल्तानपुर में गर्भवती महिलाओं को मुफ्त मेडिकल किट और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लक्ष्य से इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को 9 माह तक पोषण किट बांटी जाएगी और हर माह स्वास्थ्य जांच भी फ्री कराई जाएगी। कोटा के सुल्तानपुर में गर्भवती महिलाओं को मुफ्त मेडिकल किट और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सुपोषित माह अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 1 मार्च 2020 को राजस्थान के कोटा में सुपोषित माह अभियान की शुरुआत की थी। अभियान में जन सहयोग से गर्भवती महिलाओं को 9 माह तक पोषण किट दी जा रही है और हर माह स्वास्थ्य जांच की जा रही है। ये कुपोषण मुक्त भारत बनाने का एक अभियान है। गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार मिले और हमारा संकल्प यही है कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के अंदर जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वह भी स्वस्थ रहेगी और उनके होने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। यह हमारा संकल्प है। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर ये कुपोषण मुक्त भारत बनाने का एक अभियान है। 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया गया। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस के मौके पर देशवासियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता और सद्भावना के सूत्र को मजबूत करती रहेगी। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि पूज्य बापू हिंदी को जनमानस की भाषा कहते थे। हिंदी हमारी संस्कृति, इतिहास, परंपरा, रीति रिवाज और संस्कारों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं इस सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 12 सितंबर 2023 को कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी समिति की बैठक हुई। 12 सितंबर को ही ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति की बैठक संपन्न हुई। 13 सितंबर 2023 को लोक लेखा समिति की बैठक संपन्न हुई। 14 सितंबर को अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की बैठक हुई। 14 सितंबर को ही सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। तो कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।